नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार, आपके अपने YouTube चैनल सफलतागंज में। मैं संजीत सिंह आज आपको मैथ्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, मैथ्स पढ़ाते हैं। परसेंटेज टॉपिक आपका चल रहा था, तो उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। लगभग परसेंटेज आप लोगों का पूरा हो चुका है, हो सकता है आज आपका कंप्लीट भी हो जाए। तो एक आध टाइप के क्वेश्चन बचे हैं, उन्हीं पे हम लोग आज देखते हैं क्या क्या छूट रहा है हमारा। तो उसी के आगे चलते हैं, हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको लगभग टाइप बता दिया, जैसे कि चुनाव पर आधारित हो गया, मिश्रण पर आधारित हो गया, जनसंख्या पर आधारित हो गया, या परसेंटेज, या आय और व्यय की बात हुई, या मतलब किसी की आय वृद्धि की जाती है। लगभग हमने सारे टाइप से क्वेश्चन करवा दिए। और आपको मैंने एक मशीन वाला क्वेश्चन करवाया था कि मशीन के मूल्य में वृद्धि या मतलब हर साल कमी हो रही है। और इसके अलावा मैंने आपको एक क्वेश्चन वो भी करवाया था जो परीक्षाओं पर वेन आरेख से करवाया था। तो लगभग हमने सारे टाइप के क्वेश्चन कर लिए हैं। तो एक आध क्वेश्चन जो छूट रहे हैं उनको हम लोग आज करते हैं। तो चलिए, आप लोगों का पहला क्वेश्चन है आय, व्यक्ति की आय और व्यय पर ही पहला क्वेश्चन है। तो आप लोग आज का पहला क्वेश्चन नोट करिए। एक व्यक्ति की आय का, एक व्यक्ति अपनी आय का, पहला क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर, 10% मकान किराए पर, 25% शिक्षा पर, 10% परिवहन पर, व्यय करता है यदि वह प्रतिमाह 7,000 रुपये की बचत करता हो, तो उसकी आय क्या थी? तो उसकी आय क्या थी? अब देखिए साथियों, इस क्वेश्चन को हम लोग पहले एक बार पढ़ते हैं। कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन किराए पर, 20% भोजन किराए पर, 25% शिक्षा पर, 10% परिवहन पर व्यय करता है। इतना व्यय करने के बाद भी कह रहा है कि वह प्रति माह 7,000 रुपये की बचत करता है। तो अब उसकी तुमको आय बतानी है कि आखिर वह कितना महीने में कमाता है। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि कह रहा है कि मान लीजिए वो 100% कमाता होगा। साथियों, कितना कमाता होगा? 100% कमाता होगा। अब 100% उसकी आय थी। हमने आपको बता रखा है कोई भी संख्या, अब उसकी आय है तो रुपए में संख्या होगी, तो वो हमेशा 100% होगी। तो यदि 100% वो कमा रहा है और 10% उसने मकान किराए पर, खर्च उसका कितना निकल रहा है भाई? 10% मकान किराए पर, 25% कह रहा है शिक्षा पर, और कह रहा है कि फिर 10% कह रहा है परिवहन पर। व्यय करता है 20% ये रहेगा, 20% भोजन पर। तो यहाँ पर 20% क्या है? भोजन पर भी खर्च है। ये उसका कुल खर्च अगर हम निकाल लें यहाँ से, 20% भोजन पर, 10% मकान किराए पर, 25% शिक्षा पर और 10% परिवहन पर, तो टोटल खर्च कितना लिख के आ गया? 20, 10, 30, 40, 20, 60, 65%। कहने का मतलब 65% उसने अपनी आय का खर्च कर दिया। तो साथियों, यदि वह 100% कमाता था और 65% यदि खर्च कर देगा, तो जो उसकी बचत होगी वो साथियों कितनी होगी? 100 माइनस, भाई 100% कमाता था, 100 में से अगर 65% खर्च कर देगा तो साथियों बचत कितनी होगी उसकी?
35%। इतनी बात सभी को समझ में आ रही होगी। तो इस तरीके से जब भी क्वेश्चन होगा तो हम उसके टोटल खर्च को निकाल लेंगे। अब यहाँ पर हमको बचत दे रखा है 7000। जब 7000 बचत दे रखा है, इसका मतलब जो 35% वो बचत कर पा रहा है, इसी की वैल्यू तो आपको क्वेश्चन में 7000 दे रखी है। ये बात सभी को समझ में आ रही होगी। कह रहा है कि 7000 रुपये बचत कर लेता है इतने खर्च करने के बावजूद भी। तो खर्च कितना उतने किया? 65%। तो बचत कितनी हुई? 35%। अब 35% यदि बचत कर रहा है तो उसकी वैल्यू 7000 दे रखी है। आपसे कह रहा है कि वो कितना कमाता था, तो आपको पता है कि सर वो 100% कमाता था। तो यहाँ से हम 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। कितना आ जाएगा? 7000 35। अब देखिए 35 से 2 बार जाएगा 200, यह आ जाएगा आपका 20,000 रुपये। कहने का मतलब अब वह व्यक्ति जो मंथली उसकी आय थी वो कितनी थी साथियों? 20,000। अब देखिए कभी कभी इसी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि वह एक वर्ष में या वार्षिक आय क्या थी। यहाँ पर तो ये मासिक आय निकल के आ रही है। यदि वार्षिक आय की बात करता साथियों तो 1 महीने की है तो 12 से गुणा कर देते तो 1 साल की उसकी आय निकल के आ गई। ये तो हो गया आपका सिंपल सा क्वेश्चन, जो कि कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 20% खर्च करता है भोजन पर, 10% मकान पर, 25% शिक्षा पर और 10% परिवहन पर। हमने क्या किया? दो टोटल खर्च निकाल लिया। खर्च निकालने के बाद 100 से माइनस करके हमने बचत यहाँ से देख ली कि सर 35% की बचत हो रही। अब चूंकि 35% की बचत हो रही है और हमको बचत में रुपए कितने दे रखा है? 7000। तो इसका मतलब 35% की जो वैल्यू होगी साथियों वो 7000 होगी। तो 100% की वैल्यू यहाँ से हम निकाल देंगे। बिल्कुल आसान। जैसा कि मैं अभी तक पूरे टॉपिक में एक ही चीज आपको बता रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और उस क्वेश्चन में देखना है कि सर वैल्यू हमें किस चीज की दे रखी है। अब अगर हमको उस चीज की वैल्यू पता है और हम उसका परसेंट पता कर लें क्वेश्चन में किसी तरीके से, तो आसानी से उस क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जाए हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा सभी को। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है बिल्कुल ऐसा ही मिलता जुलता है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन होगा। लैंग्वेज अगर हम बात करेंगे तो बिल्कुल एक जैसा होगा। आपको कन्फ्यूजन होगी उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कि सर हम यहाँ पर क्या करें। एक आध शब्दों पे ध्यान देना है कि वो आखिर कह क्या रहा है। तो हम लोग अगले क्वेश्चन को लिखते हैं, अभी आपको फर्क पता चल जाएगा। तो मैंने एक क्वेश्चन करवा दिया, जस्ट इसके बाद मैं अगले टाइप का ही क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आपको बहुत ही अच्छे से दोनों क्वेश्चंस में फर्क समझ में आए, क्योंकि जब तक आप फर्क नहीं कर पाएंगे फिर आप वहाँ तरीका नहीं लगा सकते हैं। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से आएगा और क्या परिवर्तन या क्या अलग होगा इस क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन साथियों, अगला क्वेश्चन अपना नोट करिए। कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 20%, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर, शेष का 25% मकान किराए पर, कौमा शेष आय का 30% अन्य मदों पर। अन्य मदों पर खर्च करता है। अन्य मदों पर खर्च करता है यदि वह 840 रुपये की बचत करता हो
तो उसकी आय क्या होगी। तो साथियों, जैसा कि अभी मैंने इससे पहले आपको एक क्वेश्चन करवाया था, उस क्वेश्चन को पढ़िए और इस क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए दोनों में फ़र्क क्या है। कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर, शेष का 25% मकान किराए पर, शेष आय का 30% अन्य मदों पर खर्च करता है और वह 840 रुपये की बचत करता है, तो उसकी जो आय होगी वह क्या होगी। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि साथियों, उस क्वेश्चन में कह रहा था कि एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर और 10% मकान किराए पर, ऐसा था। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हमको अलग समझ में आ रही है कि सर यहाँ पर लिखा है शेष का 20% भोजन पर, उसके बाद यहाँ से कह रहा है शेष का, तो ये शब्द यहाँ पर लगा हुआ है। इसी तरीके से अगली बार भी कह रहा है शेष आय का, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ हमको समझ में आ रही है कि सर ये शेष आय का मतलब कह रहा है, तो इसका कुछ रोल होगा, बिल्कुल होगा। अब इससे पहले वाले में शेष आय की बात नहीं कर रहा था। ये बात बताओ कि शेष आय का मतलब क्या होगा। मान लीजिए आप 10,000 रुपये कमाते हैं, आपसे कह दिया जाए कि आपकी आय का 10,000 कमाते हैं, 20% आपने खर्च कर दिया भोजन पर, तो 20% आप अगर खर्च कर देंगे तो आपका पैसा 20% खर्च हो गया। तो यहाँ पर इससे पहले वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि 20% भोजन पर, 30% मकान किराए पर, 10% परिवहन पर। कहने का मतलब 2,000 भोजन पर, उसके बाद 10,000 का 30% मकान किराए पर, उसके बाद 10,000 का ही 10% परिवहन पर खर्च हो रहा था। लेकिन इस क्वेश्चन में कह रहा है शेष आय का। कहने का मतलब यदि आप 10,000 रुपये कमाते हैं, तो यदि आप 10,000 का 20% भोजन पर खर्च कर देंगे, तो कह रहा है शेष आय का, तो आपकी शेष आय क्या बचेगी साथियों। 10,000 में आप 20% खर्च कर देंगे, यानी कि 2,000 खर्च, आपका जो बचेगा वो 8,000 रुपये बचेगा। तो जो अब 8,000 रुपये का 25% मकान किराए पर खर्च कर रहा है। शेष आय का मतलब साथियों यही है कि जितना खर्च करने के बाद जो आपकी आय बचेगी उसका परसेंट आप खर्च करेंगे अगले मद पर। तो यहाँ पर आपको देखिए क्या करना है, वहाँ पर हमें पता था 10%, 20%, 30% सब कुल का दे रखा था, मतलब कुल आय का। तो हमने सभी को जोड़ लिया, वहां से खर्च पता चल गया। और इस क्वेश्चन में शेष आय का कह रहा, तो जब भी साथियों शेष आय का कहेगा, अब मान लीजिए उसकी आय क्या थी, रुपए में अगर हम माने तो क्या X रुपए मान सकते हैं जी, बिल्कुल मान सकते हैं। हमने उसका मान लिया X रुपए वो कमाता था। तो साथियों अगर X रुपए कमाएगा और पहले महीने में महीने में 20% भोजन पर खर्च करेगा, तो जो उसकी बचत, क्योंकि हमको बचत दे रखा है, तो यहाँ पर हमको क्या पता है साथियों, यहाँ पर हमको पता है बचत, वो भी कितना 840 रुपये। तो यहाँ से हम बचत निकाल के आए तो हम 840 रुपये के बराबर कर सकते हैं जी, बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमको क्वेश्चन में दे रखा है कि सर 840 रुपये की वह बचत करता है। तो अगर X रुपये कमा रहा है, 840 की बचत कर रहा है, तो साथियों X का अगर 20% भोजन पर खर्च करेगा तो बचेगा क्या 80%। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है, कोई भी संख्या 100% होगी। अब X 100% था, उसने क्या किया 20% खर्च कर दिया, तो बचा कितना शेष, जो ये बचा हमारा, ये क्या हुआ शेष कितना बचा X का 80%। अब कह रहा है इसका, यानी शेष का, यानी कि इतना पैसा हमारे पास बचा। अब इसका अगर 25% मकान किराए पर खर्च करेगा तो कितना बचेगा उसका साथियों। अब ये फिर अपने आप में 100% हो गया, क्योंकि जब हम इसका शेष का कह रहा है तो शेष जो बचा वो खुद से 100% हो जाएगा। अब इसका कह रहा है कि 25% मकान किराए पर, तो साथियों कितना बचेगा 75% बचेगा कि नहीं बचेगा भाई। अगर 25% खर्च करेगा तो शेष पैसा कितना बचेगा 75%। अब फिर कह रहा है इस शेष का 30% अन्य मदों पर। अब ये शेष बचा, तो अब इसका शेष का फिर कह रहा है 30% खर्च कर देगा तो बचेगा कितना साथियों 70%। तो ये उसकी बचत हो गई। X रुपए कमाए, ये बचत हुई 20% खर्च करने के बाद, फिर 25% खर्च करने के बाद ये बचत हुई, फिर 30% खर्च करने के बाद साथियों ये बचत हुई। तो यहाँ से हमको बचत पता चल गई, तो हम दोनों बचत, भाई ये भी बचत दे रखा है, ये भी बचत दे रखा है, तो हम दोनों को बराबर कर सकते हैं और यहाँ से हम X का मान निकाल लेंगे, वही आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो देखिए कैसे हम सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए साथियों 2 जीरो, ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, 25 से काटते हैं 3 और ये 4 से इसको काट देते हैं 2 बार। और कुछ कटने वाला है
अब इधर तो कुछ नहीं कटने वाला है। और आपको एक बात पता है, जब भी इस तरीके से संख्याएं गुणा में दे रखी होती हैं और इस तरफ 840 है, यानी कि इसके ये भी इसके सब गुणे में एक ही एक मान सकते हैं। कहने का मतलब इधर भी संख्या क्या है, वह एक के गुणा में ही है। तो जब भी दोनों तरफ संख्याएं गुणा में होंगी, ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे हम कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ नीचे कुछ नहीं है, मान लीजिए जब कुछ नहीं होता तो एक को मान लिया जाता है। अब एक है तो एक कुछ कटने वाला नहीं। अब देखिए यहाँ से ऊपर से कुछ कटने वाला है जी, बिल्कुल कटने वाला है। ये देख पा रहे हैं 7 से कट रहा है, साफ साफ। नहीं 2 से काटोगे लंबा पड़ेगा, 7 से पहले काट लेते हैं हम। 7 1 के 7, 7 दूनी 14, कितना आ गया 120। अब देखिए ये 3 से कट रहा है, अब देखिए ये भी 2 से कट रहा है, सब कुछ कैंसिल हो गया। यहाँ कितना बचेगा साथियों, x/100 बराबर 20, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ से कितना जाएगा x बराबर 20 और ये 100 से गुणा। देखिए यहाँ पे कितना आ गया आपका 2000 रुपये उसकी आय हो गई। ये हो गई उसकी मंथली इनकम, मंथली होगी या एक दिन की होगी, जैसा भी क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया नहीं गया है कि वो एक महीने में इतना कमाता है या महीने के खर्च का। वो अपनी आय का कह रहा है, कितनी आय का कह रहा है, इससे नहीं मतलब। तो जो भी आय उसकी रही होगी, अगर मंथली रही होगी तो 2000 रुपये महीना कमाता है। अगर वार्षिक पूछ रहा होगा तो इसको 12 से गुणा कर देंगे तो 24,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमको समझ में आया कि उस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में अंतर क्या था सर। जब भी शेष की बात करेगा तो आप जितना भी खर्च होगा उसको निकाल के शेष पैसे निकालेंगे। जैसा कि यहाँ पर हमने 20% खर्च करने के बाद शेष कितना बच रहा है 80%। इसी तरीके से 25% खर्च करने के बाद 75% बच रहा है। तो हम सबका शेष का निकालते निकालते आप बचत के बराबर करके अब आय x मान रखे थे तो x हमारा आंसर होगा। अब यहाँ पर अगर मंथली होगा तो ये मंथली, अगर वार्षिक इसकी वार्षिक का डाटा दे रखा है तो वार्षिक, हालांकि वार्षिक 2000 तो नहीं कमाता होगा और ये मंथली भी बड़ा मुश्किल है 2000 रुपये आज के समय में कोई कमाता होगा। ठीक है, और जैसा भी क्वेश्चन था उस हिसाब से 2000 आपका आंसर होगा। अब चलते हैं हम लोग अगले टाइप की ओर। मैंने एक एक क्वेश्चन करवा दिया है, समझ में आ गया होगा। अब इस पर प्रैक्टिस आपको खुद से कर लेनी है, क्योंकि समय को देखते हुए बड़ी लंबी क्लास हो जाती है तो फिर आप लोग देखते भी नहीं हैं। लगभग 10 पार्ट हो भी चुके हैं परसेंटेज के। तो आज कोशिश रहेगी इस टॉपिक को समाप्त करने की। तो साथियों हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या अगला क्वेश्चन क्या रहेगा। लिखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक कर्मचारी की मासिक आय मासिक आय 2/2/3 प्रतिशत वृद्धि करने पर मासिक आय 2% वृद्धि करने पर, यहाँ पे मासिक आय में कर लो, वृद्धि करने पर उसे 720 रुपये अधिक मिलते हैं। अधिक मिलते हैं, उसकी मासिक आय कितनी है? तो उसकी मासिक आय कितनी है? देखिए इसमें भी आय की बात कर रहा है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करना है आपको, पहले ध्यान से पढ़ना है। कह रहा है एक कर्मचारी की मासिक आय में 2/2/3% की वृद्धि करने पर उसे 720 रुपये अधिक मिलते हैं, तो उसकी मासिक आय क्या होगी? कहने का मतलब जो 2/2/3% की वृद्धि की गई, मान लीजिए वो पहले 100% कमाता होगा, आय उसकी कितनी रहेगी साथियों? जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि 100%। अब कह रहा है कि वृद्धि की गई, कितनी वृद्धि की गई? 2/2/3%। अब इसको लिख सकते हैं 2 3 6 2 8, 8/3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं?
तो अब अगर हम वृद्धि की बात करें तो 100 में से कितना वृद्धि हुई, 8/3% की। तो अब इतना वृद्धि करने के बाद उसको कितने रुपए अधिक मिले, तो साथियों आप कहेंगे कि सर 720 रुपए अधिक मिले। तो 720 रुपए अधिक क्यों मिले, क्योंकि उसने 8/3% की वृद्धि की गई। तो कहने का मतलब जो परसेंट में वृद्धि है उसी की वैल्यू तो दे रखी है 720। भाई 720 क्या है, वृद्धि, पैसे में लिख रहा है कि वृद्धि करने पर उसे 720 रुपए अधिक मिले। अधिक कब मिलेंगे भाई, सैलरी से बढ़े, क्यों बढ़े, क्योंकि 8/3% की वृद्धि की गई। तो 8/3% की वृद्धि करने पर कितना रुपया उसका बढ़ रहा है, 720। कहने का मतलब 720 रुपया बढ़ा, वो क्यों बढ़ा, 8/3% के कारण। तो 8/3% की वैल्यू क्या होगी साथियों, 720। तो यहां से हमको 8/3% की वैल्यू पता चल गई साथियों 720। अब आपसे कह रहा है कि उसकी मासिक आय, तो मैंने आपको बता रखा है उसकी आय 100% होगी हमेशा। तो यहां से आप 100% निकाल देते हैं। जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि किसी भी परसेंट की वैल्यू पता होगी तो हम आसानी से किसी भी परसेंट की वैल्यू पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे 720, और आपको पता था जिस भी परसेंट की वैल्यू दे रखा होता है उसको हम नीचे रखते हैं सदैव गुणे में जिस परसेंट की वैल्यू निकाली जाती है। अब देखिए आपको पता है जब भी किसी संख्या के नीचे भिन्न में संख्या होती है तो अंश अंश का गुणा और हर हर का गुणा हो जाता है। ये सभी को पता होगा, ना पता हो तो एक बार देख लो। मान लीजिए 1/2 और 2/3 ऐसे कोई संख्या दे रखी है, दो भिन्न दे रखी है और दोनों भिन्नों का डिवाइड किया गया या भाग किया गया। तो आपको पता है इनका इनका गुणा और इनका इनका आपस में गुणा हो जाता है। तो जिन लोगों को नहीं पता या भूल गए हैं तो वो लोग इसको ध्यान से देख लें और समझ लें कि इनका गुणा और यहाँ पे इसका गुणा। अब देखिए 720 ऊपर था। आपको पता है जब कोई भी संख्या दे रखी होती है अगर हम भिन्न में बदलते हैं उसके नीचे कुछ भी नहीं होता है तो 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पर 1 होगा। तो कहने का मतलब 1 का 8 से गुणा होगा और 3 का 720 से गुणा होगा। तो यहाँ पर कितना जाएगा 720 × 3/8 × 100। ये समझ में आया कि 3 ऊपर कैसे गया, भाई नीचे है, नीचे वाली संख्या ऊपर जाती है और इनका इनका गुणा हो जाता है। तो देखिए 8 से काटते हैं इसको, 9 बार जाएगा और 9 त्रिक 27, ये आपका हो जाएगा 27 और 1 0 ये हमारा, 2 0 ये। कहने का मतलब जो उसकी आय थी वो कितनी निकल के आ रही साथियों, 27,000। तो ये बात समझ में आ रही है कि 27,000 कैसे आया, समझ पा रहे होंगे भाई। 100% की वैल्यू निकालनी थी तो 8/3% की दे रखा था तो 8/3 नीचे जाएगा, गुणे में 100 सॉल्व करेंगे तो 3 आपका ऊपर चला जाएगा। 8 से काटेंगे 9 बार, 9 का गुणा 3 से 27, 2 0 ये 1 0 ये 27,000 रुपये, ये उसकी आय हो गई। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि जो भी वैल्यू दे रखी है, जैसा कि मैं अभी तक आपको समझा रहा था, बार बार कह रहा हूँ कि क्वेश्चन में आपको एक वैल्यू दे रखी होगी, आपको वही पता करना है कि उसका परसेंट क्या होगा। अगर आप पता कर सकते हैं तो क्वेश्चन आपका बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया होगा। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है आपका अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि एक विद्यार्थी को किसी राशि का किसी राशि का 3 सही 1/2% ज्ञात करने को कहा गया। उसने त्रुटिवश उस राशि का 5 सही 1/2%, 5 सही 1/2% ज्ञात किया। जो 220 था। सही उत्तर
क्या होगा? तो सही उत्तर क्या है या क्या होगा? तो इस क्वेश्चन को देखिए, एक विद्यार्थी है और उस विद्यार्थी से कहा गया कि एक राशि का, कोई भी राशि होगी, कह रहा है कि उसका 3 से 1/2% ज्ञात करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने त्रुटिवश 5 से 1/2 ज्ञात कर दिया, जो कि 220 निकला। जो गलती करी उसने, उसकी वजह से क्या निकला साथियों? 220 निकला। अब आपको बताना है कि वह जो संख्या रही होगी, सही संख्या, तो वह कितनी रही होगी। तो यहाँ पर आप लोग सर्वप्रथम देखिए कि उससे कहा क्या गया, सही जवाब निकालने के लिए उससे कहा गया 3 से 1/2%। अब देखिए इसको भिन्न में लिखते हैं, 3 दूनी 6 1 7, यानी 7/2% निकालने के लिए उससे कहा गया, और उसने निकाल कितना दिया साथियों? 5 से 1/2, यानी 5 10 11/2। अब उसने क्या किया, 7/2 निकालना था और उसने निकाल दिया साथियों 11/2। तो यहाँ पर अब आपको पता है कि जो उसने गलती करी, उस गलती की वजह से 220 त्रुटिवश उस राशि का 5 से 1/2 ज्ञात किया, जो कि 220 निकला। यानी कि जो 5 से 1/2% उसने ज्ञात किया, उसका मान कितना निकला? 220 निकला। तो यहाँ पर हम, जैसा कि क्वेश्चन में आपको दे रखा है 220, तो 11/2%। उसने क्या किया, संख्या कोई भी हो, मान लीजिए 100% कोई संख्या रही होगी, 100% का उससे कहा गया कि 3 से 1/2% निकालिए, लेकिन उसने क्या किया, गलती से 5 से 1/2% निकाल दिया। अब इतना निकालने के बाद उसका मान कितना आया? 220। कहने का मतलब 5 से 1/2% की वैल्यू कितनी निकल के आई साथियों? 220। बस इतना ही समझना था इस क्वेश्चन में। अब हमको पता चल गया 11/2% की वैल्यू क्या थी साथियों? 220। अब ये हमको पता चल गया, गलती से उसने कितना निकाला? 11/2% की वैल्यू क्या निकल के आई? 220। अब उसको बताना क्या है, कह रहा है कि सही उत्तर क्या था साथियों? तो सही उत्तर उसका क्या होगा भाई? 3 से 1/2, यही तो सही उत्तर होगा। तो यहाँ से हमको पता है 11/2% की वैल्यू, और बताना आपको क्या है? 7/2% की वैल्यू। तो आप क्या करेंगे? 7/2% की वैल्यू यहाँ से निकाल देंगे। देखिए यहाँ पर संख्याएं भिन्न में है, तो आपको कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, बिल्कुल वैसे ही करना है। आपको पता है कि 11/2% की वैल्यू सर 220। अब जिस परसेंट की वैल्यू दे रखी होती है उसको क्या करते हैं हम लोग? नीचे रखते हैं, और जिस भी परसेंट की वैल्यू निकालनी होती है उसको हम सदैव क्या करते हैं? गुणा में रखते हैं। इतनी बात सभी को समझ में आ रही कि नहीं आ रही? समझ में आ रही होगी सभी को। अब देखिए 2 का ऊपर से गुणा हो जाएगा, सॉरी 7/2 निकालना है यहाँ पे, तो ये 2 आपका ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 220 गुणे 2/11 गुणे 11/2। अब देखिए 11 से 11 कैंसिल हो गया, सॉरी 11 नहीं 7 है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ से क्या करना है आपको? 11 से काट देते इसको, 20 बार जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 20 बच रहा है और 7 बच रहा है, यानी कि 20 गुणे 7 कितना आ गया? 140। जो आपका आंसर निकल के आया साथियों, कितना निकल के आया? 140। कुछ भी नहीं करना है आपको इस क्वेश्चन में। आपसे कहा गया कि एक संख्या है, मान लीजिए कोई भी संख्या रही हो, आप उसका 3 से 1/2% निकाल दीजिए, लेकिन उस बंदे ने क्या किया? त्रुटिवश उसका 5 से 1/2 निकाल दिया, जो कि उसका 220 आंसर आ गया। आंसर कितना आ गया? 220। इसका मतलब जो उसने आंसर निकाला वो 5 से 1/2% की वैल्यू निकाली, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बता रखा है कि 5 से 1/2 यानी 11/2 की वैल्यू उसने निकाल के रख दी 220। अब आपको बताना है कि यदि वो सही करता तो मान क्या आता या उत्तर क्या आता। तो हमने क्या किया? सही। अब सही कितना परसेंट निकालना था साथियों? 7/2। तो 7/2 की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? 140। बिल्कुल मैं तरीका आपको वही कर रहा हूं, बस खाली आपको क्या करना है, यहाँ पर भिन्न में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। जैसे 10% 20% रखते थे वैसे ही करेंगे। तो साथियों देखिए, कुछ भी ट्रिक नहीं याद करनी, लगभग मैंने सारा परसेंटेज आपको पढ़ा रखा है। कोई भी ट्रिक कहीं भी नहीं याद करना है सिवाय 2 ट्रिक के। मैंने 2 आपको बताई थी, उसमें से एक मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था, कहा था याद करना हो तो करो, नहीं तो आप इससे भी कर सकते हैं। तो आपको केवल और केवल क्वेश्चन को समझना है, और जैसा भी कहेगा बस खाली परसेंटेज वाली कहानी समझते रहिए कि 100%, 10%, 20%, किस परसेंट की वैल्यू इस क्वेश्चन में दे रखी है। बस उतना ही ध्यान देना है आपको, बाकी याद करने जैसी कोई चीज़ नहीं होगी हमारे पढ़ाने के तरीके में। बाकी ट्रिक्स के लिए आपको बहुत सी बुक्स मिल जाएंगी, बहुत सी ट्रिक मिल जाएंगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। लेकिन एक बार फिर कहेंगे, ट्रिक आपको पेपर के समय नहीं याद रहेगी, क्योंकि वहाँ पर इतना प्रेशर होता है कि दिमाग काम नहीं करता है। ट्रिक कहाँ से याद आएंगी? तो साथियों
एक क्वेश्चन और देखते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है 1 से 70 तक की 1 से 70 तक की कितने प्रतिशत संख्याओं के वर्गों के अंत में, संख्याओं के वर्गों के अंत में 1 आता है। 1 आता है। क्वेश्चन को पढ़िए, ध्यान से समझिए। परसेंटेज का क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पर प्रतिशत लगा हुआ है और यहाँ 1 से 70 तक की नंबर्स की बात की गई है, तो ये नंबर सिस्टम का भी क्वेश्चन है। तो कहने का मतलब ऐसे क्वेश्चन आपको मैंने पहले ही बता रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो एक से अधिक चैप्टर से संबंध रखते हैं। तो इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़िए। क्या रहा है? कह रहा है कि 1 से 70 तक कितने प्रतिशत संख्याओं के वर्गों के अंत में 1 आता है। कहने का मतलब जो संख्याएं दे रखी हैं उनका अगर वर्ग किया जाए तो वर्ग के जो वर्ग आएगा, यानी संख्या जो वर्ग करने के बाद आएगी, उसके अंत में यानी इकाई का अंक साथियों क्या होगा? 1 होगा। यहाँ पर अंत की बात से मतलब है उसके इकाई के अंक की बात है। तो एक बात आपको पहले सर्वप्रथम पता करनी है कि किन दो संख्याओं का, भाई वर्ग का मतलब क्या होता है? किसी भी संख्या को खुद उसी संख्या से गुणा करने पर जो मान प्राप्त होता है वही तो वर्ग होता है। जैसे हम आपको 1 के वर्ग की बात कर दें तो आप कहेंगे सर 1 का वर्ग क्या होगा? 1 होगा। 1 का हमने 1 से गुणा किया 1। इसी तरीके से आपसे अगर हम 2 के वर्ग की बात कर दें तो आप क्या कहेंगे? सर 2 का 2 बार गुणा कर दो यानी 4 आएगा। तो कहने का मतलब हमको पता करना है ऐसी कौन कौन सी संख्या हैं जिनको उनके खुद से गुणा करने पर 1 आता हो। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 1 को अगर हम खुद 1 से गुणा कर दें तो साथियों 1 आ रहा है और अंत में 1 ही लाना है। इसी तरीके से हम 2 को गुणा कर रहे हैं 4 आ रहा है। 3 का वर्ग करते हैं तो कितना आएगा? 3 गुणे 3 ये 9 आएगा। 4 का करते हैं साथियों तो कितना आएगा? 16। 5 का करते हैं तो कितना आ जाएगा? 25। और इसी तरीके से 6 का करते हैं तो कितना आ जाएगा? 36। 7 का करते हैं 49। 7 7 49। 8 का करते हैं साथियों 64 और 9 का करते हैं साथियों, यहाँ से एक और देख लीजिए 9 का 81। अब देख पा रहे हैं कि हम 1 से लेके 8 तक गए, कहीं भी इकाई का अंक 1 नहीं आया। 9 पर जैसे ही पहुंचे तो 81 यानी इकाई का अंक कितना निकल के आ गया साथियों? 1। अब इसी तरीके से अब 10 तक हम पहुंच गए। 9 से 10 का करेंगे तो 0 आएगा। उसके बाद 11 की बात करेंगे फिर 1 1 का गुणा 1 आ जाएगा, इकाई का अंक 121 आएगा। इसी तरीके से 12 गुणे 12 करेंगे यानी इकाई का अंक फिर 2 2 होगा, फिर 3 3। कहने मतलब 1 से 9 तक की जो भी संख्याएं होंगी, अगर हम इकाई के अंक 1 की बात करें वर्ग में तो वो सिर्फ हमको 1 मिल रहा है और साथियों 9 मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 1 मिल रहा है, 9 मिल रहा है। तो अब देखते हैं कि इतनी ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो कि 1 से 70 के बीच में आएंगी जिनके इकाई अंक क्या होंगे? वर्ग करने पर साथियों 1 होंगे। तो अगर हम एक संख्या की बात करें तो इसका इकाई अंक क्या होगा? 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, जो भी इकाई का अंक क्या होगा? 1। इसी तरीके से अगली संख्या 9 होगी, 9 9 81, इकाई का अंक 1। इसी तरीके से अगली जाएंगे फिर 11 फिर 19। कहने का मतलब अब हमें पता है 1 9 11 19। कहने का मतलब हर एक बार 2 2 संख्याएं आएंगी। कहने का मतलब 1 से 10 तक 2 आएंगी और 11 से 20 तक भी 2। इसी तरीके से 1 से 70 तक जानी हमको पता है 1 से 10। 1 से 10 तक कितनी? 2। फिर इसी तरीके से 1 से 20 तक 2। यानी कि अब 1 से 70 तक जानी है मतलब 7 बार जानी है। तो एक बार अगर 2 आएंगी, भाई 1 से 10 तक अगर 2 आएंगी तो 70 तक जाने में हमको 1 से 10 की टेबल 10 10 करके 7 बार जाना होगा। 7 से गुणा करेंगे साथियों कितनी आएंगी? 14 संख्याएं। ये बात समझ में आई कि हमने 14 संख्याएं कैसे निकाल लिया। तो यहाँ पर हमें ये पता चल रहा है कि ऐसी कितनी संख्याएं होंगी 1 से 70 तक? 14 संख्याएं। ये बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे साथियों? नहीं समझ पा रहे हैं फिर आप नोट करिए। देखिए 1 से 10 तक 2, इसी तरीके से यहाँ भी कितनी आएंगी? 2। अब आपको पता है 1 से 10 तक 2, फिर 11 से लेकर 20 तक 2, इसी तरीके से 31 से लेकर 40 तक 2। कहने का मतलब हर एक 1 से 10 वाली रो में 2 संख्याएं आ रही हैं। तो यहाँ से अगर हम रो की बात करें इसी तरीके से तो
आपके 7 हो जाएंगी 1 से 70 तक की। तो अगर 1 में 2 तो 7 में कितना, 7 दूनी 14, 14 संख्या आ जाएंगी। अब कह रहा है कि अगर ये नहीं समझ पा रहे हैं तो आप ऐसे लिख लीजिए फिर 1, 9, 11, 19, फिर इसका 21, 29, उसके बाद 31, 31 के बाद 39, 41, 41 के बाद 51, 59 और उसके बाद फिर 61, 69, 71 और बस इतने ही, यहाँ तक 69 तक। तो अब देखिए जोड़िए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, कितने निकल के हैं, 14। तो आप ये कहानी करिए और या तो फिर आपको मैंने जो तरीका बताया, अगर 1 से 10 तक 2 तो 7 हो जाएंगी, 7 दूनी 14। अब 14 संख्याएं निकल के ऐसी आएंगी जिनका वर्ग करेंगे तो इकाई का अंक साथियों कितना होगा, 1 होगा। अब कह रहा है संख्याओं के अंत में 1 हो, कितने प्रतिशत संख्याएं हैं, तो आपको पता है 14 संख्याएं हैं। अब 14 1 से 70 तक, तो 70 तक की बात कर रहा है, तो यानी कि 70 में 14 संख्याएं हैं जिनके इकाइकांक 1 आएगा। तो 14 70 का कितना परसेंट है भाई, यही तो करेंगे। 14 को अगर परसेंट बदलेंगे तो किसके सापेक्ष बात कर रहा है, 70 के सापेक्ष बात कर रहा है भाई, 1 से 70 तक की बात कर रहा है। तो 14 70 में कितना परसेंट है, तो आपको पता है परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 7 से 2, यानी कि निकल के कितना आ गया साथियों, 20%। आंसर आपका क्या आ गया, 20%। तो यहाँ से हमको पता चला कि 20% संख्याएं ऐसी हैं जिनके वर्गों के अंत में या इकाई के अंक में जो होगा 1 आएगा। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आपके रेलवे एग्जाम में पूछा भी गया है और बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको इतना करना है, दिमाग में अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर 1 की बात कर सकता, हो सकता है 2 की भी बात करता, इसी तरीके से 3 की भी क्वेश्चन बदल सकता है, लेकिन तरीका आपको मैंने एक बता दिया है। तो इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोग आसानी से कर लेंगे, केवल आपको तरीका पता होना चाहिए। नहीं तो आप इसको नंबर सिस्टम और परसेंटेज ये सोचते रहेंगे सर ने कहीं पढ़ाया ही नहीं, कहीं हमें नहीं समझ में आया। तो ये क्वेश्चन आप अगर समझ गए होंगे तो अब इस टाइप से जितने भी क्वेश्चन पूछेगा आप लोग कर ले जाएंगे। इसीलिए आपसे बार बार कहते हैं कि नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अगर आपको करवा रहे हैं, आप अगर लिख के रख लेंगे और आपको पता है जो आप एक बार लिख देते हो आप कभी नहीं भूलते हैं। तो आप अगर नोट्स बनाएंगे तो आप इसको रिविजन कर सकते हैं। नहीं तो अभी मैंने पढ़ा रखा है, 2-4 दिन बाद आप भूल जाएंगे, फिर इस टाइप से क्वेश्चन आएगा, कहेंगे सर याद नहीं आ रहा है। ठीक है, और इसीलिए बार बार कह रहा हूँ नोट्स बनाइए। लेकिन कुछ बच्चे हैं नहीं बना रहे, कुछ बच्चे, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा भी था कि जितने भी लोग ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे भी हमें जानते हैं, जो भी हमारे माध्यम से या सफलतागंज परिवार के माध्यम से जुड़े हुए हैं, पढ़ रहे हैं, तो वो सभी अपने नोट्स की एक एक फ़ोटो, अब सफलतागंज फेसबुक पेज भी है उसको लाइक करिए, उस पर भी आप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मैंने कहा था किसी भी माध्यम से आप एक फ़ोटो हमें भेजिए, लेकिन कुछ बच्चों को छोड़कर किसी ने नहीं भेजा। इसका मतलब यहाँ से यही पता चल रहा है कि केवल मेहनत हम कर रहे हैं, बाकी मेरे साथ जुड़ने वाले लोग नहीं कर रहे हैं। तो अगर तुम लोग मेहनत नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। मैं तो मेहनत कर रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा, पसीने में पढ़ा रहा हूँ, गर्मी है, पसीना बह रहा है, निकल रहा है, पढ़ा रहा हूँ। लेकिन आप लोग अगर मेहनत नहीं करेंगे तो मेरी मेहनत का कोई मतलब नहीं है। बाकी आप लोगों को पता है कि जैसा कि सभी लोग जुड़े हैं, पढ़ रहे हैं, अगर मेहनत नहीं करेंगे तो आप लोगों को भी पता है कि सफलता नहीं मिलेगी। तो इसीलिए आपको बार बार कहता हूं कि अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए, बाकी जैसे आप लोगों की इच्छा करते रहिए और देखते रहिए और सफलतागंज चैनल के साथ जुड़े रहिए। अच्छा लगता है तो लोगों को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। बाकी मैं तो मेहनत कर रहा हूँ, मेरे पूरे सफलतागंज की टीम मेहनत कर रही है और आप लोग नहीं समझें कितनी मेहनत लगती है एक वीडियो अपलोड करने में। हम पढ़ा रहे हैं, आप हमको जान रहे हैं, मेरी मेहनत है, हमारे पीछे कई लोगों की मेहनत होती है, तब जाके वीडियो शूट होके अपलोड करके यूट्यूब पे आता है। तो आप सभी लोग पढ़ते रहिए। आप लोगों के लिए अगर कुछ कर रहे हैं तो आप लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि आप लोग भी हमारे लिए कुछ करिए। तो चीज़ें अच्छी अगर हम दे पा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मैंने चैप्टर कंप्लीट कर दिया है, लगभग हो गया है, बाकी का जो जितना बचा अब आप लोगों के रिस्पांस पे होगा। आप लोग जितना अच्छा रिस्पांस देंगे तो एक बार फिर हम परसेंटेज लेके आएंगे, आगे फिर आपको पढ़ने को मिलेगा। और ये वादा रहा कि इससे भी अच्छे तरीके से या इससे भी अच्छे 10 क्वेश्चन आपको अगली बार भी मिलेंगे। तो आप लोग देखते हैं कितना सपोर्ट करते हैं, तो अगली बार जब परसेंटेज पढ़ाया जाएगा और इससे अच्छे क्वेश्चन होंगे और इससे ज़्यादा क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। और हो सकता है अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो और अच्छी सुविधा फैसिलिटीज़ के साथ हम लोग आएंगे, ऑनलाइन क्लास भी लेके आएंगे, लाइव क्लास होगी। तो आप लोग सपोर्ट करते रहिए, लोगों को जोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अब आपका अगला टॉपिक होगा प्रॉफिट एंड लॉस। परसेंटेज हमने बहुत ही बेहतर तरीके से स्टेप बाय स्टेप एक एक टाइप के बहुत ही आराम से किए हैं।
बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो खैर नहीं करवा पाए मेरे हिसाब से, हालांकि आप लोगों के हिसाब से बहुत क्वेश्चन हो गए होंगे, क्योंकि 10 से 11 वीडियो हो गई हैं। 6-7 क्वेश्चन अगर भी वीडियो में पकड़ते हैं तो 90 से 100 क्वेश्चन जरूर हमने करवा दिए हैं। और बुक्स की अगर आप बात करें तो वहाँ भी 100 से 150 क्वेश्चन ही परसेंटेज के मिलते हैं किसी भी बुक्स की। किरण की बात ना करें, वहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सब डाल देंगे, ज़्यादा क्वेश्चन हैं। बाकी अगर अदर बुक की बात करें तो 100 से 150 क्वेश्चन मिलते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैंने आपको करवा दिया है। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और सपोर्ट करिए। तो आज के लिए इतना ही, कल आपको अगली क्लास में प्रॉफिट लॉस करते हैं। तो थैंक यू, बाय बाय, नमस्कार।